वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर की क्लास में पुनः हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्लेव डायनेस्टी। और उस स्लेव डायनेस्टी में हमने 3 कैरेक्टर्स जो थे या 3 सुल्तान जो थे उनको पढ़ लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक। फिर इल्तुतमिश जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना। आज हम इसी स्लेव डायनेस्टी के एक और इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था कि ये तीनों कैरेक्टर जो हैं इनमें से सुल्तान इल्तुतमिश की उपलब्धियों के बारे में मोस्टली क्वेश्चन आता है, लेंदी क्वेश्चन। एंड बलबन की रक्त और लोह की नीति जो है उसको अधिकांश एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो हमारा ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में लेंदी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और कई छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में भी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो करा दी थी। एंड सपोज यदि लेंदी क्वेश्चन आता तो उसके लिए भी सफिशिएंट मैटर हम लोग कर चुके हैं। अब बलबन जो था वो गुलाम वंश का सुल्तान था, गुलाम था। और रजिया सुल्तान के शासनकाल के अंतिम समय को हम देखें, जो रजिया सुल्तान के पतन के कारण हमने पढ़े थे, तो उस समय काफ़ी राजनीतिक अव्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। चारों तरफ असंतुलन का माहौल था, अशांति थी, अव्यवस्था थी, अराजकता थी। और उसका कारण सुल्ताना का अयोग्य होना ना होकर के बल्कि उसका स्त्री होना था। और उसी अव्यवस्था का लाभ उठाकर बहराम शाह ने कुछ तुर्क अमीरों की सहायता से दिल्ली की सत्ता हथिया ली थी। 1240 से लेकर, क्योंकि 1240 में आपको याद होगा रजिया सुल्ताना का पतन हुआ था, 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्ताना का शासन था। तो 1240 से 1242 यानी मात्र 2 वर्ष तक बहराम शाह का शासन रहा। और बहराम शाह के बाद फिर 1242 से 1246 ये 4 वर्ष शासन रहा था अलाउद्दीन मसूद शाह का। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा था। उसके बाद 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर नासिरुद्दीन महमूद का शासन रहा। बहुत लंबा पीरियड है, 20 वर्ष का। अब इसमें आप देखिए ये जो ड्यूरेशन है 20 साल की, इस पूरी अवधि में वास्तविक सुल्तान कौन था, ये एक प्रश्न उपस्थित होता है। और इस प्रश्न को लेकर के इतिहासकारों ने, जिसमें भारतीय इतिहासकार भी हैं और फारसी इतिहासकार भी हैं, उन्होंने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। अब जो लोग ये मानते हैं कि इस पूरी अवधि में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद मात्र नाम मात्र का शासक था या सुल्तान था, और उसे गुड़िया शासक भी कहा जाता है। और इन इतिहासकारों में निज़ामी, इसामी, ये फारसी इतिहासकार हैं, और इसके अलावा जो भारतीय इतिहासकार हैं वो भी इसमें सम्मिलित है। अब किन बेसिस पर या किन आधारों पर इसामी आदि इतिहासकार ये मानते हैं कि वास्तविक सुल्तान या शासक नासिरुद्दीन महमूद नहीं था,
तो इसमें आप देखिए एक कोटेशन भी दी है इसामी ने, और उस कोटेशन के अनुसार इसामी ने ये लिखा है कि सुल्तान बिना अपने तुर्क अमीरों के सलाह मशवरे के, उनके आदेश के अपने हाथ पैर तक नहीं हिलाता था। बहुत बड़ी बात है। और यदि इसामी की इस बात को हम स्वीकार कर लें तो निश्चित रूप से वो एक गुड़िया शासक था। और इस अवधि में जो वास्तविक शासक या सुल्तान माना जाता है वो माना जाता है बलबन को। बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने महत्वपूर्ण पद प्रदान किया था। लेकिन इस मत का ईश्वरी प्रसाद, इसामी और निजामी के ने जो ये मत दिए हैं, इसका खंडन किया है भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राजबली पांडे द्वारा। वो क्या कहते हैं इस संबंध में? उनका ये मानना है कि प्रारंभिक वर्षों में, स्पेशली उन्होंने 1255 तक का जो स्टार्टिंग 1246 से 1255 का समय जो दिया है, उसमें राजबली पांडे जो है उनका मानना है कि इस अवधि में सुल्तान के द्वारा कोई नवीन नियुक्तियां नहीं की गई। साथ ही साथ उसके द्वारा जो डिसीजन लिए गए वो स्वयं विवेक से थे और वो किसी पर डिपेंड नहीं था। वो स्वयं अपने अधिकारियों, अपने प्रशासनिक विभागों का जो शुरू के 3 वर्ष हैं, उन 3 वर्षों में उसने बराबर विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और जो अधिकारी नियुक्त किए थे उनके कार्यों का भी पूरी जांच पड़ताल उसके द्वारा की जाती थी। तो ये जो कार्य उसके द्वारा संपादित किए गए, तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नासिरुद्दीन महमूद एक योग्य सुल्तान था और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखने के लिए उसने भरसक प्रयत्न किए। तुर्क अमीरों के साथ फालतू की महफिलें सजाना, इन सब से संभवतः शायद वो दूर था। लेकिन जब उसको बलबन मिला तो उस योग्य था, नो डाउट। उसमें एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे सेनानायक के गुण विद्यमान थे और उसकी इसी योग्यता से प्रभावित होकर 1249 सीई में 1249 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी पुत्री का विवाह बलबन से कर दिया था। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये चीज़ देखते हैं कि सगे संबंधियों के प्रति जो अट्रैक्शन का भाव है, आगे आप और भी देखेंगे ऐसा, ये स्टार्टिंग है क्योंकि जो मुस्लिम हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास है उसकी, तो आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे अवसर आए हैं जब किसी की योग्यता से प्रभावित होकर इन मुस्लिम शासकों द्वारा उनसे संबंधित वैवाहिक संबंध बना लिए गए और बाद में उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त भी किया गया, या फिर सुल्तान द्वारा उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया तो षड्यंत्रों के माध्यम से फिर उन्होंने सिंहासन हथिया लिया था। लेकिन यहाँ पर यदि हम बलबन के चरित्र को देखें तो उसमें संभवतः ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसने जबरन प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप किया हो या फिर उसने सिंहासन हथियाने का प्रयास किया हो। लेकिन इतना निश्चित है कि 1249 ईस्वी में जब नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी पुत्री का विवाह बलबन से कर दिया तो उसकी प्रतिष्ठा में अवश्य वृद्धि हुई। प्रभावशाली वो था ही और इस वजह से कई तुर्क अमीर जो है वो उससे चिढ़ते भी थे। और जब अब ना वह सुल्तान का दामाद बन गया तो उसके ऊपर उत्तरदायित्व बढ़े और उन उत्तरदायित्वों का उसने बखूबी निर्वहन किया। तो स्थिति ये थी कि जैसे जैसे
बलबन के प्रभाव और उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही थी। वैसे वैसे आप देखेंगे कि बलबन के विरोधियों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही थी। जब विवाह हो गया सुल्तान की पुत्री से, तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि से नवाजा और उसे नायब ए मुमालिकात के पद पर नियुक्त किया। सुल्तान के बाद नायब ए मुमालिकात पद जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, जैसे जो फारसी और भारतीय इतिहासकार ये मानते थे कि सुल्तान नासिरुद्दीन वास्तविक सुल्तान नहीं था, तो आप देखो कि प्रारंभिक 3 वर्ष में इस महत्वपूर्ण पद पर उसने किसी को नियुक्त नहीं किया था। इसका मतलब वो स्वयं इतनी योग्यता रखता था कि वो इस विभाग को अपने पास सुरक्षित रखे। असल में नायब मुमालिकात सुल्तान के बाद महत्वपूर्ण पद इसलिए होता था कि मान लीजिए सुल्तान किसी तरह से कार्य करने के योग्य नहीं है, अल्पवयस्क है, जो भी है किसी भी कारण से, तो उस स्थिति में नायब मुमालिकात पूरे प्रशासनिक कार्यों को देखा करता था, प्रशासनिक विभागों की जांच पड़ताल किया करता था। तो ये स्वयं अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि नासिरुद्दीन महमूद किसी के नियंत्रण में नहीं था। फिर जब सुल्तान ने नायब मुमालिकात के पद पर बलबन को नियुक्त कर दिया, बहुत महत्वपूर्ण पद था, अपने उस पद की गरिमा को पूरी तरह से सिद्ध करने का प्रयास, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने का प्रयास बलबन ने किया और उसको काफ़ी सफलता भी मिली। सिर्फ 1 वर्ष का समय था जब बलबन को नासिरुद्दीन महमूद द्वारा इस पद से हटाया गया था। ये चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, मार्च 1253 ईस्वी से लेकर फरवरी 1554 ईस्वी तक ये 1 वर्ष का समय बलबन नायब मुमालिकात के पद से विमुक्त कर दिया गया था या हटा दिया गया था। अब इसमें आप हेडिंग डाल सकते हैं, नायब मुमालिकात के पद पर रहते हुए बलबन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। क्योंकि हमें इसकी रक्त और लोह की नीति करनी है लेंथी क्वेश्चन की दृष्टि से, तो उसमें इस पद पर रहते हुए भी उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स थे उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा। बार बार आ रहा है, इल्तुतमिश के समय में भी आया, रजिया के समय में भी आया। पश्चिमोत्तर सीमा जो है वो हमारी सदैव असुरक्षित रही है और उसका कारण खासतौर पर बाह्य आक्रांताओं के कारण, और उन बाह्य आक्रांताओं में भी जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रांता थे वो थे मंगोल। और ये सीमा स्पेशली आप देखिए लाहौर, मुल्तान और उच्च के सूबे जो हैं, इन सूबों में दिल्ली सल्तनत द्वारा अपने कुछ हाकिम नियुक्त कर दिए गए थे, जो इन सूबों की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को ही नहीं देखते थे, वरन इन सूबों की सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व भी इन हाकिमों पर डाला गया था। लेकिन ये हाकिम जो थे, इन हाकिमों को अवसर मिलते ही, अवसर कब मिलता है? जब दिल्ली में बैठे सुल्तान की सत्ता डिस्टर्ब होती है, उस कंडीशन में ये हाकिम अपनी सत्ता का विस्तार करने लग गए। और वो सिचुएशन इन्हें बार बार मिली, रिपीटेशन हुआ रजिया सुल्ताना के शासनकाल के अंतिम समय में। और उसके बाद यदि हम देखें तो बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, इनके समय में भी डिस्टर्बेंस रहे। तो उसका लाभ उठाकर ये हाकिम जो थे वो विदेशियों से जा मिले। फिर इसी तरह से आप देखिए किशलू का जो मुल्तान और उच्च का हाकिम नियुक्त किया गया था, उसने जो ईरान का मंगोल आक्रांता था हलाकू खां
उससे उसने समझौता कर लिया। अब जब अपने ही किसी व्यक्ति द्वारा समझौता करके आक्रांताओं को भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, उसे मार्ग दिखाया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए ये अटैक करना आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि मंगोलों के आक्रमण की जो संभावनाएं थी वो काफ़ी अधिक हो गई थी। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद मंगोलों के आक्रमण के बढ़ते संभावनाओं के कारण, आशंकाओं के कारण काफ़ी भयभीत था, लेकिन उसे बलबन की योग्यता पर पूर्ण विश्वास था। तो जैसे ही हलागू खां के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण की सूचना मिली, तो उस कंडीशन में इस पश्चिमोत्तर सीमा को मंगोलों के आक्रमण से बचाने के उद्देश्य से बलबन को नियुक्त किया गया। और 1246 ईस्वी में जिस बलबन ने पंजाब की खोकर और अन्य जो लूटमार करने वाली जातियां थीं उनका दमन किया था, उसी बलबन द्वारा मंगोलों के आक्रमण को न केवल रोका गया, सिंधु नदी पार करने से न केवल उनको रोका गया, बल्कि उन्हें कुछ समय तक आक्रमण न करने के लिए भी उसने विवश किया। 1246-47 की अवधि में एक बहुत शक्तिशाली सेना, मंगोल सेना जो थी वो आक्रमण के लिए आई थी, लेकिन सिर्फ बलबन की योग्यता के कारण वो सिंधु नदी पार करके अंदर नहीं आ सकी थी। और बलबन ने भी काफ़ी समझदारी दिखाई और उसने इन मंगोलों को आक्रमण के लिए उकसाने का प्रयास भी नहीं किया। इस तरह से जो मंगोल आक्रमण था उसके खतरे से दिल्ली सल्तनत को बचाने का प्रारंभिक प्रयास जो था बलबन का, उसमें उसे सफलता मिली। फिर दोआब और कटेहर, ये दोआब का क्षेत्र जो है वो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है और काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। अब देखिए, दोआब और कटेहर का जो पूरा क्षेत्र है इसमें हिंदू सरदार, हिंदू शासक थे और हिंदू सरदारों का दबदबा था। प्रारंभ में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, इल्तुतमिश के समय, इन हिंदू सरदारों ने दिल्ली की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। रजिया सुल्तान के समय में भी अव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर इन दोआब और कटेहर के हिंदू सरदारों द्वारा उपद्रव किया गया था। फिर वही अराजकता और अव्यवस्था का दौर जो है वो कंटिन्यू रहा। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, बलबन जो है, जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद द्वारा पुनः दोआब और कटेहर के विद्रोही हिंदू सरदारों के दमन के लिए जिसे भेजा गया वो बलबन था, और बलबन ने पुनः एक बार अपनी योग्यता प्रदर्शित की और इन हिंदू सरदारों को दिल्ली सल्तनत की अधीनता मानने के लिए विवश किया। ये दूसरा अचीवमेंट था नायबे मुमालिकात के पद पर रहते हुए जो बलबन ने उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट है मेवात। मेवात का क्षेत्र आप जानते होंगे, दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें वर्तमान में आपका अलवर तक और इधर भरतपुर का कुछ क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र जो है वो मेवाती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेवाती एक उपद्रवी, जो मेवाती लोग हैं वो उपद्रवी जाति थी, लूटमार किया करती थी। जो रास्ते में व्यापारी लोग जाते थे, राहगीर जाते थे, उनको लूट लिया करते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, इनके हौसले इतने बुलंद थे
इतने बुलंद हो गए थे कि ये दिल्ली तक धावे मारने लगे थे। तो चारों तरफ बड़ी अशांति उत्पन्न हो गई थी। स्वाभाविक है कि जब व्यापारिक मार्ग असुरक्षित होंगे तो उस स्थिति में व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी। निरंतर संघर्ष की राजनीति वो हम देख ही रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखिए बलवन द्वारा बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इन मेवातियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था मेवातियों के विरुद्ध, वो था 1249 ईस्वी में। 1249 ईस्वी में उसने इन मेवातियों पर आक्रमण करा और बहुत सारे मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन धीरे धीरे मेवाती जो थे, जैसे ही तुर्क सेना वापस लौटी, मेवातियों ने पुनः इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और अपनी लूटमार की प्रवृत्ति को वो अंजाम देने लगे। जब इसकी सूचना सुल्तान को मिली, सुल्तान ने पुनः बलवन को इन मेवातियों के विरुद्ध भेजा और 1259-60 ईस्वी में, मतलब ऑलमोस्ट हम देखें तो लगभग 10 साल के बाद, पूरे मेवातियों के विरुद्ध बलवन ने अभियान किया। और इस बार उसने जो योजना बनाई वो इस तरह से थी कि मेवाती फिर कभी अपना सर नहीं उठा सके। उसने क्या किया, ये मेवाती क्या करते थे असल में, जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, राहगीर है, उसको लूट लिया करते थे। और जो जंगल थे इस पूरे एरिया में, अब तो हमारी पॉपुलेशन बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, तो हमारे जो जंगल हैं वो समाप्त हो रहे हैं। पहले ऐसे कहा जाता था कि लोगों को शांति प्राप्त करनी हो तो कहाँ जाएं, तो लोग जंगल की ओर पलायन करते थे और ईश्वर का चिंतन मनन करते थे, तपस्याएं किया करते थे। लेकिन अब यदि शांति ढूंढनी हो तो जंगल भी इंसानों ने नहीं छोड़े और इसी वजह से हमारा जो प्राकृतिक असंतुलन है वो बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए अगस्त के इस मंथ में भी हम लोग भयंकर गर्मी को फेस कर रहे हैं। तो ये मेवाती लोग जो थे उन्हीं जंगलों में छुप जाया करते थे। जंगल घने थे और उनको ढूंढना संभव नहीं हो पाता था। तो बलवन ने सर्वप्रथम क्या करा, वो जो जंगल थे यानी उनके छुपने के जो अड्डे थे उन्हीं को समाप्त कर दिया। और जो जो हाथ लगे, काफ़ी सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों क्या कहें हजारों की संख्या में मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इस तरह से लंबे समय से चली आ रही मेवातियों की इस समस्या का समाधान बलवन के द्वारा किया गया। और इसके बाद आप देखिए राजपूताना का स्टेट जो है वो भी महत्वपूर्ण है। और प्रारंभ में जब सल्तनत की स्थापना हुई थी तब से लेकर अधिकांश राजपूत सरदार जो हैं, वे आपका कोटा, बूंदी, रणथंभौर, जालोर, इन सभी शासकों ने जो महत्वपूर्ण रियासतें थी, इवन आप देखिए मेवाड़ के गुहिल वंशी शासक जो हैं उन्होंने भी काफ़ी हद तक दिल्ली की अधीनता को एक्सेप्ट कर लिया था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन ये स्टेट्स जो थी वो दिल्ली सल्तनत के अधीन थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत की अव्यवस्थाओं के कारण ये सारी स्टेट्स फिर से स्वतंत्र हो गईं और इनके विरुद्ध भी बलवन को भेजा गया और उस अभियान में भी बलवन को सफलता मिली। यद्यपि पूर्ण सफलता नहीं थी क्योंकि वो स्थायी नहीं थी। जैसे ही तुर्क सेना लौटती थी ये पुनः अपनी सत्ता पर अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया करते थे। फिर इसके बाद बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का क्षेत्र जो लोग पहले से ही पहले दिल्ली सल्तनत की अधीनता में थे, लेकिन अब इन हिंदू शासकों की रियासतों ने भी अपनी अधीनता को, दिल्ली सल्तनत की अधीनता को एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। और इस पूरे एरिया में जो इन हिंदू शासकों और सरदारों का हेड था वो था आपका यजस्वपाल,
जिसे सभी हिंदू शासकों और सरदारों में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता था। तो बलबन ने 1248 ईस्वी में चंदेलों पर जोरदार आक्रमण किया और चंदेलों की बढ़ती हुई प्रगति को काफी हद तक उसने अवरुद्ध कर दिया। फारसी इतिहासकार हैं मिनास, उनका विश्वास था कि बलबन ने ग्वालियर, चंदेल जो चंदेरी और मालवा और नरवर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, किंतु अन्य किसी साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि ग्वालियर, चंदेरी, नरवर आदि क्षेत्र जो थे वो बलबन द्वारा जीत करके दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिए गए थे। तो साक्ष्यों के अभाव में इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बलबन ने इनके विरुद्ध अभियान किया था और उनकी प्रगति को रोका भी था, ये निश्चित रूप से सत्य सिद्ध होता है। आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में बलबन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो।